अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इस्रार अहमद कसाना। आपको ख्वाजा आसिफ़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने एक जो कन्फ्यूजन था, वो दूर कर दिया और उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, तो मैं आपको बतौर वज़ीर दिफ़ा ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। तो ये खुशखबरी जो उन्होंने दी है पता नहीं उनके लिए खुशखबरी है, पाकिस्तान के लिए तो नहीं है बहरहाल। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्यों उन्होंने ये कहा है? क्योंकि आजकल वो पता नहीं सच बोलने पे आए हुए हैं। मैं देख रहा था कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी है। एक तो वो चीते वाले जनरल साहब के बारे में भी दी है, लेकिन साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा है जी कि 1500 कैनाल्स के ऊपर जो गोल्फ क्लब्स बने हुए हैं, वो ये सारे लोग जो हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं, हुकूमती फंड्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। पता नहीं उनका क्या मकसद क्या है? फिर नजम सेठी साहब के बारे में भी उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ है। उनको भी उन्होंने ये कह दिया। तो अब ज़रा देखना है कि ये एकदम नींद से अचानक उठे कैसे हैं और बाकी मामला जो हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन और उसकी जो दिल्ली रैलिंग है उस हवाले से भी और 2-3 चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे। लेकिन विदाउट फर्दर अड्यू लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू जनाब शोएब भाई, शोएब मरगूब साहब, हमारे दोस्त, सीनियर सहाफ़ी। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है शोएब भाई, आपको पता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो देखें काफ़ी अच्छे से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट करेगा क्योंकि हमारे अकाउंट्स में जो गवर्नमेंट के पास पैसे पड़े हैं मतलब गवर्नमेंट के अकाउंट में, वो एक्चुअली वही हैं सिर्फ़ जो मुख्तलिफ़ मुल्कों ने रखे हुए हैं, जैसे सऊदी अरब के पैसे हैं। तो वही पैसे थे हमारे। जी, हमारे अकाउंट में जब $3 बिलियन डॉलर के लगभग पैसे हैं, तो हम डिफ़ॉल्ट तो कर चुके हुए हैं। और बाकी पैसा जो है चूँकि वो दूसरे उसमें अकाउंट्स में प्राइवेट बैंक्स में है, इसलिए हाँ, ब उनको तो मैटर नहीं करते, तो प्रैक्टिकली हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। लेकिन इसमें से शर्मनाक बात ये है कि वफ़ाकी जो वज़ीर हैं दिफ़ा के, उन्होंने बड़े एक गैर संजीदगी के आलम में कहा कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हुए हैं। और हाँ, उनकी हुकूमत का काम था कि वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाएँ। उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए क्या इक़दामात किए? हमें तो समझ ही हाँ। नहीं आ रही कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इक़दामात क्या किए? तो ये हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने में तो बुरे तरीके से ये नाकाम आप है। बेसिकली बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये इतराफ़ जुर्म है उन्होंने जो किया आज? जी हाँ, इतराफ़ जुर्म है क्योंकि वो उनको ये नहीं बताना चाहिए था कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए। उनको तो एक्चुअली ये कहना चाहिए था कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए और हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। हुँ, लेकिन उन्होंने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए। इसका मतलब ये है कि वो तो बड़े खुश हैं कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए। जैसे होता है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि डिफ़ॉल्ट कर गए। हाँ, हाँ, हाँ। ये वाली अच्छा उनकी दूसरा कैफ़ियत थी, ये खतरनाक है। ये एक तो ये गैर संजीदगी आप देखें ना इसी साँस में जिस साँस में उन्होंने कहा कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, उसी हाँ, साँस में उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी सदर को। उन्होंने सदर को हाँ। बुरा-भला कहा कि वो अपनी औकात में रहें। अब हाँ, प्रेज़िडेंट है वो मुल्क के और उसको कह रहे हैं कि वो औकात में रहें। तो ये एक गैर संजीदगी का आलम है टोटल। लेकिन जो भी उन्होंने कहा है, इसको अब ऑफ़िशियल समझा जाए, हम समझ सकते हैं कि जी चूँकि वज़ीर दिफ़ा है आखिर, कोई छोटी-मोटी मिनिस्ट्री भी नहीं है, तो इसको फिर ऑफ़िशियली देखें डिक्लेयर कर दिया देखें गया इसका मतलब? मिनिस्टर तो मिनिस्टर होता है। इट मीन्स कि ये चीज़ें कैबिनेट में डिस्कस हुई हैं कि हम प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। और जैसे आपने देखा होगा कि पिछले दिनों एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इंटरनेशनल एजेंसी के जो सदर थे, वो भी पाकिस्तान आए हुए थे। जी, और जी, जी। वज़ीर दिफ़ा को बताना चाहिए था कि वो क्यों तशरीफ़ लाए। हाँ, पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए था कि वो क्यों आ रहे हैं और उनके आने का मकसद क्या है। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक से खुफिया रखी गई और मीडिया पे ये चल रहा है कि शायद असासे जो है एटॉमिक के वो गिरवी रखे जा रहे हैं। और ख़ास तौर हाँ, पर जो इंडियन मीडिया है वो ये बड़ी तवातुर के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान के पास अब गिरवी रखने के लिए सिवाय वेपन्स के कुछ नहीं बचा। तो ये एक हाँ। ऐसी खौफनाक सूरत-ए-हाल है जो डिफेंस मिनिस्टर को अच्छा तो कम से कम ज़रूर बतानी चाहिए। वो डिफेंस मिनिस्टर साहब की एक और स्टेटमेंट भी है कि जी हमारी जो 1500 कनाल ज़मीन है हुकूमत की उसके ऊपर गोल्फ क्लब्स बने हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने बनाए हुए हैं वो उन्हीं की मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, तो ये क्यों नहीं उनको कहते कि भई छोड़ें अब इनको या फिर ये है कि इसके पैसे पे करें हमें? नहीं सर 1500 कनाल के से कहीं ज़्यादा है। देखिए जिम खाना जो है वो वही ₹417 पे दिया गया है 1996 में। और अगर हाँ, यही ज़मीन जो 1996 के हुक्मरान थे, अगर वो ये ज़मीन देते जिम खाना आपने तो देखा ना कि 3 सड़कें उसको लगती हैं, बड़ी प्राइम सड़कें लगती हैं। जी, जी, एक बिल्कुल। ज़फ़री रोड, दूसरी माल रोड और वो हमने हमारी जो हुकूमत थी 96 में बड़ी अपना अच्छी किस्म की जमहूरी हुकूमत, हुँ, उसने ये हुँ, ₹417 पे लीज़ आउट कर दिया 50 साल के लिए। अब किसको क्या? वाह! एक्चुअली जो एक मुफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि मुल्क में 4-5 लोग हैं, 4-5 इदारे हैं जिनके लोग हुक्मरान हैं और प्रैक्टिकली हाँ, अगर आप देखें तो वाक़ईतन 4-5 इदारे हैं जिनके लोग पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहे हैं और उन्होंने गुर्बत देखी नहीं है जिसमें एचईएसएम कॉलेज हैं,
उन्होंने एक कॉलेज का नाम ले लिया, उसका मैं ले देता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये हम्म, 4-5 इदारे हैं, चाहे वो कराची के हों, ग्रामर स्कूल का एक का नाम लिया उन्होंने, एक लाहौर के 2-3 इदारों का नाम लिया, तो ये हुकूमत कर रहे हैं, उन्होंने गुर्बत देखी नहीं। उनको पता ही नहीं है कि बजट में जो चीज़ें आती हैं, 170 अरब रुपए एक गरीब आदमी के लिए क्या मायने रखता है। आपने सायरा बानो की तकरीर कौमी असेंबली में सुनी होगी, जो सोशल मीडिया पर बेतहाशा ट्रैवल कर रही है। उनके 2 जुमले हैं, एक जुमलों में उन्होंने कहा है कि मेरे भाई का मुझे फ़ोन है, उसने कहा कि अल्लाह से दुआ करें कि मैं मर जाऊँ। दूसरा उन्होंने ओए होए, जुमला बोला कि शहदाद कोट में 1 माह में 5 लोगों ने खुदकुशियाँ की हैं। और एक और बात इसी से जुड़ी हुई, उन्होंने कहा कि मेरी आमदनी ठीक है, लेकिन मैं खुद अपने एक गरीब मुतवस्स घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन मैं अपने घर में यकमुश्त ग्रोसरीज़ लाते हुए डरती हूँ। मुझे सदमा पहुँचता है कि मेरे ड्राइवर, मेरे गनमैन, मेरे लोगों के दिलों पे क्या गुज़रेगी। तो ओए और होए, वो ये कहते हुए रो पड़ी हैं। तो और उस वक़्त राजा परवेज़ अशरफ साहब की शक्ल देखने वाली थी। देखने से मुराद ये कि उनके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था कि कोई दुःख ओए है, होए, कोई मैं चकवाल का मैंने वेबसाइट पे ज़िक्र किया है, एक सादिया कुरैशी ने कॉलम लिखा कि मोहम्मद अली के जुर्म का मुजरिम कौन? मोहम्मद अली गरीब बच्चा हाँ, है जिसके बहुत से ख्वाब थे, ख्वाब ये भी था कि मैं रोज़ एक अंडा खाऊँ। लेकिन ये ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने देखा ही नहीं है कि अंडा होता कैसा है। एक ओए होए, सोहेल बड़ाई साहब ने इंटरव्यू किया है एक मेहनत कश का जिसमें उसने कहा कि मैंने अंडा देखा ही नहीं है कि अंडा होता कैसा है। और ये ओए मैंने एक चकवाल के गाँव में भी देखा है जहाँ राजा परवेज़ अशरफ के बड़े-बड़े बैनरों से हम गुज़रते हुए गाँव में पहुँचे, सैगलाबाद के तो लोगों की जिस्म खाल सारी उधड़ी हुई थी सर्दी से। यही आलम मैंने मुल्तान से कोई 18-20 किलोमीटर के फासले पर एक गाँव में देखा जहाँ भट्टा जो है वो भाई ज़रिया रोज़गार था। 3 साल का बच्चा ईंटें सीधी कर रहा था जिसको 8 घंटे मेहनत करने के ₹10 मिलते थे। और होए, होए। उनके चूँकि घर में आटा नहीं था, रोटी नहीं बनती थी, तो वो ये जो पापड़ टाइप चीज़ें हैं ना, ये ₹10 का पैकेट लेके खाते थे। और मैं जब मुल्तान से लाहौर आया, तो मुझे फ़ोन आया कि वो बच्चा मर गया है। ओए होए होए! इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हालत है हमारी और ये हालत है हमारे हुक्मरानों की। शर्म आनी चाहिए इनको, जो कि ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हो गया है और मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है और आप डिफ़ॉल्ट हुए हुए मुल्क में रह रहे हैं। क्या खुशखबरी दे रहे हैं, जिस तरह आपने कहा। जी, शर्म मतलब आनी अब चाहिए। वो बच्चा तो डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ ना सर, डिफ़ॉल्ट तो वो लोग हुए जो हुक्मरान रहे हैं। इन्ना लिल्लाह उन लोगों के लिए भी पढ़ लीजिए जो हुक्मरान रहे हैं 70 सालों से और जो कहते हैं कि हमने बड़ा मुस्तहकम पाकिस्तान बनाया, एशियन टाइगर बनाना चाह रहे थे। टाइगर क्या बनाया उन्होंने तो वो टाइगर बनाया जो पिंजड़े में बंद है, जिसके और असासे भी आप गिरवी रखने वो वाली जो टाइगर है जो 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 छलांगे लगाता फिर रहा है डीएचए में और लोगों को मार जी, रहा है। जी। एक बंदा जख्मी हो चुका है। जख्मी होने के साथ साथ लोग जो है वहां पे परेशान हुए और आज जनाब वजीर दिफा साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब वो एक नामालूम के खिलाफ मुकदमा हो गया। तो भाई मालूम के साथ कर लेना आप, मालूम करके उसके खिलाफ केस करें। क्यों नहीं करते नहीं आपकी। नामालूम नामालूम उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है ना क्योंकि मुस्लिम लीग जिनको नामालूम कहती है, उन्हीं के खिलाफ दर्ज कर लिया है। हाँ, देखें ना ज़रा ज़रा इसकी गहराई में जाए ना मुस्लिम लीग और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ 2 जुमले बड़े तवज्जो के साथ बोलते रहे, एक ख़ैली मखलूक, एक नामालूम अफ़राद। तो हाँ, नामालूम अफ़राद के खिलाफ तो पर्चा दर्ज हो गया तो अब मालूम तो है ना कि हाँ, कौन है, मालूम तो है उनके कौन है। खिलाफ दर्ज हो गया है, तो लोग समझ गए हैं कि किनके खिलाफ दर्ज हुआ है। देखिए कुछ बड़ी इशारे अजीब सी सूरत है। हाँ, कुछ इशारे ऐसे होते हैं जो पब्लिक को मिल जाते हैं। आज ही हम्म, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो शेयर की है जो इंडिया में एक मिलियंस में ट्रैवल करती है जिसकी वीडियो उसने शेयर की है कि मुल्क का सबसे बड़ा जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मॉनेटरी लॉज़ पर भी असरअंदाज़ होते हैं, वो कौन लोग हैं? और उनका जीडीपी में कितना शेयर है, कितने इदारे उनके मातहत लाहौर में, कितने इदारे कराची में हैं। और फिर उसने कहा है कि इंटरनेशनली ये कहा जा रहा है कि अगर ये लोग अपनी बिज़नेस छोड़ देंगे, तो ही पाकिस्तान हम्म, तरक्की कर सकता है क्योंकि रूल्स जो हैं वो इनके मॉनेटरी इंटरेस्ट को देखकर बनाए जाते हैं। और हम्म, कोई नेशनल मीडिया हत्ता कि खुद लोग जो हैं जिनको मॉनिटर करना चाहिए, वो भी नहीं बोल रहे कि भाई इंटरनेशनली ये सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसका ये जवाब है। लोग हाँ, ओपनली इंडिया में कह रहे हैं कि अब हमने गिलगित-बल्तिस्तान लेना है। ओपनली कह रहे हैं इंडिया में कि हमारा गिलगित हम्म। उनका आर्मी चीफ कह रहा है, उनका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। और हमारे यहाँ जो फॉरेन ऑफिस बोलता रहता है उसको वो इस मौजू पे बात ही नहीं कर रहा। हमारे उनको हमारे साफ यहाँ सुना वीडियो हुआ है। प्रोडक्शंस हमारे यहाँ वीडियो प्रोडक्शंस जो हो रही हैं तो इसलिए फिर वो क्या यही काम करना नहीं है ना हमने। वीडियो का देखिए सर, देखिए जिस वक़्त राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वीडियो के साथ, जिस हाँ, वज़ारत दिफ़ा ने साबित करना है कि वीडियो असली है कि नकली है, सॉरी दाखिला ने, वही हाँ, वज़ारत वीडियो नशर कर रही है कि अब पता होगा कि असली है या नकली है। मैं सर आपको एक हम्म, वाक़या सुनाता हूँ जी, फोरेंसिक लैब का। वो कहते हैं वीडियो को भेजेंगे फोरेंसिक लैब पे। मुश्ताक सुखेरा साहब आईजी पंजाब होते थे जी हाँ, और एक बड़ी मशहूर यहाँ पे चेन है
मैं नाम इसलिए लेना चाह रहा हूँ कि उसकी हकीकत का पता लगे कि वाक़ई मैं जो बात बात बताना चाह रहा हूँ वो असली हुँ, है। तो यासिर ब्रोस्ट वालों का कज़न था लंदन में। वो लंदन से अच्छा। पाकिस्तान आया, उसका 1 कनाल का मकान था मॉडल टाउन में एक अपना बड़ी इंटरनेशनल फूड चेन के बिल्कुल सामने लेन में। वो उसने रेंट आउट किया अपना किसी एक पार्टी को। 1 महीने 2 महीने के अंदर-अंदर उन्होंने किराया देने के बाद उसी को अपने नाम मुंतकिल कर लिया। सेल डीड के लिए जो एक जाली पीटी-1 इश्यू हुआ ताकि मकान का नक्शा-वक्शा पता लगे, वो हुआ हुँ, डीओआर सदर से और उस दौर में हुआ जब उमर सैयद साहब जिनको हम बिलियंस ऑफ रुपीज़ दे रहे थे, जिनको एक्सपर्ट हुँ, समझते थे, उनकी डीओआर से जो अपना डिजिटाइज़ हुई हुई थी और हुँ, अख्तर अली ने करवाया। अच्छा, अशरफ गोंदा साहब जो किसी ज़माने में खुद एक्साइज़ और टैक्सेशन में ऑडिट के अफ़सर ऑडिट के को देखते रहे हैं, मतलब एहतसाब के रहे हैं, वो उस वक़्त डीजी एक्साइज़ एंड टैक्सेशन थे। और फोरेंसिक लैब पर गई, आदमी ये कहता रहा जो इनका रिश्तेदार था, वो ये रोता रहा कि जिस वजह सेल डीड 9 मार्च को तय हुई और मैंने 9 मार्च को साइन किए, मैं तो 7 मार्च को लंदन में था। मैं हुँ। 7 मार्च को लंदन में था। तो सर वो जब फोरेंसिक लैब को भेजी गई, तो फोरेंसिक लैब ने वेरीफ़ाई कर दिया कि बिल्कुल जी, ये तो पाकिस्तान में था 9 मार्च को। ओए होए! सर सिविल कोर्ट ने उसका मुकदमा उठा के फेंक दिया कि जब फोरेंसिक लैब ने कह दिया, तो आप पाकिस्तान में थे, आप दें। उसके बाद फिर ये गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में भी अच्छा। कमोबेश 90% चांस था कि वो केस हार जाते हैं। फिर हुँ, मैंने सर एक लेटर ड्राफ्ट करके भेजा अशरफ गोंदर साहब के नाम, उनको मिला या नहीं मिला मैं नहीं जानता। एक हमने लेटर बनाया अपना डीओआर के नाम कि भाई एक आदमी मुल्क में नहीं है, तो आप उसका पीटी-1 हाँ, जिसको दे रहे हैं उसका अथॉरिटी लेटर तैयार रखें। एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को लिखा कि यू हैव टू प्रूव कि आपने ये किसकी अथॉरिटी लेटर पे पीटी-1 जारी किया। तो सर ये आलम है फोरेंसिक लैब का पाकिस्तान की, वरना तो वो ओए 2-2 होए! साल तक वेरिफिकेशन का लेटर नहीं देते। तो इस लैब को भेजेंगे जो फोरेंसिक वेरीफाई करेगा हाँ, कि ये हाँ। कैदियों की वीडियो असली है कि नकली कौन-सी है। सही है, सही बात। अच्छा, लॉ का तो एक बेसिक प्रिंसिपल है कि दुनिया भर में कहीं मुजरिम का नाम नहीं दिया जाता, तस्वीर नहीं दी जाती और हमारे यहाँ हाँ, वज़ीर दाखिला खुद लेके बैठ गए। उस वक़्त वो तकरीर फरमा रहे हैं जब कराची में टेररिस्ट कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं और हाँ। हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वाह-वाह कर रहा है कि जी इंक्वायरी करवाओ। किसके खिलाफ? तो ये सर मामलात है पाकिस्तान में इस वक़्त, जो तो हमारी ये जो भी हमें अभी आपने ज़िक्र कर ही दिया कराची हमले का, ये क्या हुआ है जी? कोई ये इंटेलिजेंस फेलियर था? क्या हुआ है? किस तरीके से हुआ है? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है जी? कुछ अंदाज़ा है आप कुछ? सर देखें इंटेलिजेंस फेलियर तो 120% है कि हमारे इदारे जब किसी ग्रैब में लग जाएँगे पॉलिटिकल, तो उनकी हुँ, तवज्जो जो है ना वहाँ पे नहीं होगी जहाँ पे होना चाहिए थी। देखिए रोज़ टेलीफ़ोन किसी न किसी का लीक आउट हो रहा है, तो हाँ, किसके टेलीफ़ोन सुने जा रहे हैं? मतलब हमारा एम्फेसिस जो है वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के हम इमरान खान को एक नेशनल सिक्योरिटी समझ के उसके पीछे लगे हुए हैं। और हुँ, हम उन टारगेटेड देखिए मुझे कोई बहुत पहले एक मेरे दोस्त होते थे इंटेलिजेंस एजेंसी में, उन्होंने मुझे कहा कि शोएब साहब आप ज़रा ध्यान किया करें। मैंने कहा क्यों? उस वक़्त तो ख़ैर ये मोबाइल-शोबाइल इतने नहीं होते थे। उन्होंने कहा कि 200 जो नंबर्स हैं वो हम एट अ टाइम किसी भी वक़्त देख रहे होते हैं। अब अच्छा। उस वक़्त जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एंड 80s की बात है या हुँ, हुँ, एंड स्टार्ट 90s की, तो उस वक़्त जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब 200 फ़ोन ये रख के बैठे होते थे, हर एक्सचेंज में, तो अब कितने होंगे? ये हाँ, इंटेलिजेंस फेलियर इस हिसाब से है कि इनको इन्होंने देखिए 7 बज के 10 मिनट बड़ा प्राइम टाइम होता है और 3 रॉकेट लॉन्चर वहाँ पे लाइव बरामद हुए हैं, ज़िंदा किस्म के जो चल रहे थे अभी। तो ये ओए होए रॉकेट होए! लॉन्चर इस इतने बड़े असले के साथ 3 लोग अभी देखें ना कंट्राडिक्शंस कितनी हैं। चीफ हुँ, मिनिस्टर ने कहा कि 6 से 7 लोग, सीटीडी ने कहा 5 लोग, पुलिस ने कहा 3 हाँ, लोग और लाशें भी 3 की बरामद हुई। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक का नाम इन्होंने बलोच बताया है। अब वज़ीरिस्तान में बलोच का शनाख्ती कार्ड कैसे बन गया? हो सकता है वहाँ पे कोई बलोच रहते हों, लेकिन हाँ, आई गेस कि ये हाँ, शायद फेक शनाख्ती कार्ड होगा, जो हुँ, वज़ीरिस्तान के नाम से जारी हुआ है या नाम फेक होंगे, जो अभी इनकी समझ में नहीं आ रहे। और इन्होंने हुँ, जिस चीज़ पे उनकी शनाख्त के मरने वालों की, वो अभी इन्होंने डाटा हमें नहीं बताया। ये भी नहीं पता कि मरने वाले को किस तरह से इन्होंने कहा कि एक की शनाख्त इस तरह से हुई है, दूसरी की शनाख्त इस तरह से हुई है। फिर सर अभी तो आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए क्योंकि जो टीम है सीटीडी की वो इस वक़्त जामचोरों में बैठी हुई है कि कुछ जियो फेंसिंग से पता लगा कि वहाँ पे कनेक्शंस गए हैं। हुँ, अब सर हुँ, बात ये है कि जामशोरो कितना सेंसिटिव एरिया है।
1250 मेगावाट का एक वहाँ पे जो पावर पावर प्लांट है। पावर अच्छा, वो अगर हमारे सिस्टम से खुदा ना खास्ता निकल जाता, तो हमें तो सोचना चाहिए था ना, इतनी मेजर हाईवे के साथ हाँ, जिसकी सिक्योरिटी उस सिक्योरिटी से कहीं कम है। देखें, सेफ सिटी के नाम पर कैमरे लगे, सेफ सिटी के नाम पर सारा कुछ हुआ। तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, ये टोटल कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। और जब मुराद अली शाह साहब से सवाल हुआ कि भाई क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था, नाकामी थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, फिलहाल तो हम इन चीज़ों को देख रहे हैं कि ये इस मामले को कैसे काबू किया जाए। अब देखिए, सही है। चीफ मिनिस्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। एपीएनएस का जब सानिया हुआ, तो सारा पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून के वाला पाकिस्तान था, वो शोर मचा रहा था कि सब मुस्तफ़ी हों। ट्रेन का हाँ, कोई एक्सीडेंट होता है तो शेर रशीद से कहा गया कि तुम मुस्तफ़ी हो। अब 2-4 दिन पहले ट्रेन में ब्लास्ट हुआ और 2 अफराद की जाँ बहक होने की इत्तला मिली। क्या कर लिया? ख्वाजा साहब तो नज़र ही नहीं आए कि कहाँ पे हैं, कोई बयान भी नहीं आया उनका। चलो कोई शर्मिंदा वाला बयान दे देते कि हम शर्मिंदा हैं कि ट्रेन में हाँ, ब्लास्ट हो गया। हाँ, तो हाँ, सर टोटल उसमें कोलैप्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, टोटल कोलैप्स है। अब ये भी चल रहा है जो इन्होंने ज़िमनी बजट दिया कि कब्रों पे टैक्स आ गया कि बड़ी कब्र होगी तो टैक्स लगेगा। अब मुझे अनबिलीवेबल। तो डर है कि कल को ये कह देंगे कि जिस जो 14 पाउंड वज़न आपके सर पे, उस पर 3 किलो का $3 का टैक्स लगेगा। बड़े बुरे हालात हैं सर। मेरा तो बड़े ये बुरे अल्लाह हालात। ना करे मुँह में खाक। और मुझे नज़र आ रहा है कि बजट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुल्क में बेतहाशा खुदकुशियाँ होंगी। हुकूमत अल्लाह ना जैसे कहते करे। हैं ना, रोक सको तो रोक लो, बेतहाशा खुदकुशियाँ होंगी। जो अपने बच्चे मार रहे हैं, जो शहदाद कोर्ट में ज़िक्र किया 5 1 माह में 5 अमवात का, और ये खबरें ओए होए अखबार होए! में नहीं छपी। तो जो खबरें अखबार में नहीं छप रही, उनको देखना चाहिए क्योंकि मेनस्ट्रीम उनको मीडिया इस देखना वक़्त चाहिए। हाँ, इमरान खान के पीछे है। सही बात है। जी। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा-सा ज़रा ये भी बताएँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन इलेक्शन कमिश्नर को कहा और फिर इलेक्शन कमिश्नर ने उसके बाद तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाते हुए अगले दिन फिर वो गए नहीं हैं। ये क्या हो क्या रहा है? ये डील-डैलिंग जो हो रही है, इलेक्शंस ना करवाने के लिए, ये क्या सुप्रीम कोर्ट प्रिवेल अपॉन कर लेगा इनके ऊपर या ये इसी तरह बहाने लगाते रहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले उस वक़्त इम्प्लीमेंट होते हैं जब एक प्रिज़न वैन असेंबली के बाहर खड़ी होती है। हुँ, आप देखें ना, यही सुप्रीम कोर्ट थी सजा अली शाह साहब चीफ जस्टिस से जब उन पे हमला हुआ। यही बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट थी जब ब्रीफकेस गए और रफ़ीक तारड़ साहब को उसमें बड़ा नाम हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट तो तसादुम का शिकार होती रही है अगर उसके पीछे प्रिज़न वैन उसका सपोर्ट ना करे। तो हुँ, अब देखना तो ये है ना कि प्रिज़न वैन है कि नहीं है। जैसे कहा गया कि जी आर्मी आए और वो दिफ़ा करे, डिफेंस दे जब हमले हो रहे थे पीटीवी पे, लेकिन आर्मी ने हाँ, सपोर्ट नहीं किया। तो हुँ, अगर मतलब आर्मी सपोर्ट करेगी तो होगा, पीछे पावर होगी तो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो बेबसी हाँ, में है। अब जैसे देखें ना, हाँ, ख्वाजा आसिफ साहब को सोचना चाहिए कि मुल्क के सदर तो हैं ना, औकात तो सदर के मुकाबले में वज़ीर की कुछ नहीं है। और वो बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल। दे रहे हैं कि सदर को अपनी औकात में रहना चाहिए। तो हाँ, एक वज़ीर की ये जुर्अत होगी जिस मुल्क में कि सदर अपनी औकात में रहे, तो वो मुल्क हाँ, बनाना स्टेट उसको मैं नहीं बना रहा, उसको आप नहीं बना रहे, उसको बनाना स्टेट इस मुल्क की हुँ, काबीना के वुज़रा बना रहे हैं। हुँ, सही बात। अच्छा, ये जो और आप सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती। देखिए, बार-बार सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाई कोर्ट कह रहे हैं, वो फैसला देंगे जो इम्प्लीमेंट हो। जजों को तो अव्वल तो बोलना नहीं चाहिए और उनको वो फैसला देना चाहिए जो इंसाफ के मुताबिक हो। मैं इस चीज़ पे बड़ा फ़र्म कमिटेड हूँ कि इंसाफ के मुताबिक देखिए, अमेरिका में जब ये शायद 94 का वाक़या है कि सीएनएन ने एक चंद सेकंड की वीडियो चलाई जिसमें 4 गोरे सिपाहियों ने एक स्याह फ़ार्म आदमी को मारा। हाँ, उस पर हाँ। आपको याद होगा कि 11 रियासतों जी, में जी। जो है ना वो नेशनल गार्ड्स आए और फिर उस वक़्त क्लिंटन ने कहा कि ज्यूरी वो फ़ैसला दे जो अमन-ओ-अमान के मुताबिक हो। हुँ, और हुँ, उस वक़्त कोई हमारे जैसा वहाँ पे ठहरा था रिटायर्ड ऑफ़िसर, उसने कहा कि हमने तो सुना है कि इंसाफ से ममालिक मज़बूत होते हैं। तो जो मुल्क हाँ। इंसाफ से टूटता हो, उसको बेशक टूट जाना चाहिए।